दिल्ली में सीपीपी के इजलास का इनेकाद किया गया। कारकुनान, लीडरान और वर्करान ने खासी तादाद में इस अहम इजलास में शिरकत की। इजलास से चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के सिलसिले में परेशान कुन खबरें आ रही हैं। सिर्फ जम्मू खिते में कमोबेश 11 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं और वादी में भी ऐसे ही हमले होते रहे हैं। सोनिया गांधी का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों की जानों का जिया हो रहा है। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि इन हमलों ने मोदी हुकूमत के दावों की कलई खोल दी है। और इसराइल के फजाई हमले में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया हलाक हो गए हैं। तेहरान में हुए इस हमले में उनके मुहाफिज की भी मौत हो गई है। हानिया नौमंतखब ईरानी सदर की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने के लिए ईरान गए थे। इस्माइल हानिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन थे। 2017 में उन्हें खालिद मशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया था। इस्माइल हानिया 1988 में हमास के क़याम के वक्त एक नौजवान बानी रुकन की हैसियत से शामिल हुए थे। 1977 में वो हमास के रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी बन गए थे। 1988 में पहले इंतफादा में शिरकत करने पर इस्माइल हानिया को इसराइल ने 6 महीनों तक जेल में रखा था। ओस्लो मुआहदे के बाद इस्माइल हानिया की गजा वापसी हुई थी। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने तारीखी फैसला दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुई मीटिंग में मगरबी पाकिस्तान और 1965 में बेघर हुए अफराद को मालिकाना हकूक देने का फैसला किया गया। इस फैसले से हजारों खानदानों को बाख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। काबिल जिक्र है कि 2019 में तंजीम नौ के बाद मरकजी हुकूमत ने मगरबी पाकिस्तान के बेघर अफराद को 2 साल हकूक दिए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल का यह फैसला उन तमाम खानदानों के देरीना मुतालबात को पूरा करता है जो दहाइयों से इसकी मांग कर रहे थे। और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने इस फैसले को तारीखी बताया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इनके देरीना मुतालबे को पूरा कर दिया है। एक अहम फैसला लिया गया है जिसके चलते वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को उनके हक और हकूक दिए गए हैं, यानी उनको स्टेट लैंड के ओनरशिप राइट दिए गए हैं। कितना अहम ये फैसला है हम जानेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना अहम फैसला है, इसको जानते हैं। देखिए, आज तक जितनी भी सरकारें रही इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती रही। धारा 370 का तोड़ना इसीलिए जरूरी था कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को ये नागरिक मानते ही नहीं थे। अपना पूरा घर बाहर छोड़ करके जब ये उधर से आए तो चिंता करना स्वाभाविक बात था, लेकिन किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये बहुत सराहनीय कदम है। हमने पहले से ही वादा किया था कि धारा 370 तोड़ने के बाद इस प्रकार के प्रावधान है जो किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कल जो इसको करके बहुत से लोगों की जो एक अनसर्टनिटी बनी हुई थी उसको ठीक किया है। स्वागत योग्य कदम है। सर, डोमिसाइल राइट पहले दिए गए आर्टिकल 370 एप्लीकेट होने के बाद और ये उम्मीद अभी उनको जगी, जिस तरह से वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो कि समाज में कहीं पिछड़ गए थे और काफी लंबी जदोजहद उन्होंने की, आप उनके लिए कितना ऐतिहासिक ये दिन मानते हैं? देखिए, वाकई में कई सालों से 1965 से 1971 से आज कई ऐसे लोग हैं जो उस वक्त पैदा हुए थे, आज बुजुर्ग भी हो गए, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। पहली बार सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रावधान, हम पहले से कहते थे धारा 370 एक नासूर है जिसके कारण से इन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिले थे। आज ये टूटने के बाद लोगों को एहसास हो रहा है। कुछ लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए इस प्रकार का प्रावधान नहीं होना चाहते थे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर समाज से लोग थे, पर्टिकुलर धर्म से लोग थे। तो कुछ लोग, कुछ पार्टियां जो हैं वो अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इनका फायदा नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन ये ऐतिहासिक दिन है, अहम फैसला लिया गया है, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने कश्मीरी माइग्रेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रहायशगाह की तामीर के लिए मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में हुई मीटिंग में पीएमडीपी 2015 के तहत माइग्रेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए वादी में 6000 ट्रांजिट रहायशगाह की तामीर को नजरसानी शुदा मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले का मकसद ट्रांजिट रहायश के लिए बुनियादी ढांचे को सहूलियात पैदा करना है, जिसके तवस्सुत से मुलाजमीन को क्वार्टर्स की जल्द अलॉटमेंट में मदद मिलेगी।
पाकिस्तान के शहर पारा चनार में जारी शिया मुखालिफ तशद्दुद के खिलाफ नौगाम सोनावारी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत वहां के अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एहतजाजियों ने तशद्दुद रोकने और तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने का मुतालबा किया। इसलिए कि ये जो पारा चनार में नाहक कत्लेआम हुआ, बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर दिया गया, इसी के ज़मन में आज यहाँ नौगाम चौक में हम जमा हुए और इस गैर हरकत और गैर शरई हरकत और गैर इंसानी हरकत को पुरज़ोर अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं और इन handloom products and promotion of all craft forms. We are also giving greater attention to training of young generation of craft people so they can be part of this traditional occupation. We are also determined to ensure that their creative products are financially attractive and the work is professionally satisfying. I am sure this recognition will not only provide a new identity to Srinagar in the global market, but craftsmanship will re-establish its position as a prestigious occupation. मित्रों, हमारी संस्कृति में कला और शिल्प को उच्चतम मूल्य, हायर वैल्यूज माना गया है। अगर हम हायर वैल्यूज शुद्ध चरित्र न हो तो सृजन संभव नहीं है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि आर्टिजन समाज के सबसे जागृत लोग होते हैं जिनके भीतर जीवन ऊर्जा अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। हर एक आर्टिजन सही मायने में देखा जाए तो वो सृजन करता है, सोचता है, जो छोटे छोटे बारीक धागों को सोना बना सकता है। कनीसाल हो, सोजनी हो, पेपर मासे हो, वॉलनट वुड कार्विंग हो या कला शिल्प की अन्य विधाएं हो, आर्टिजन उन सभी में एक नई जीवंतता पैदा करने की क्षमता रखता है। और इसलिए प्रशासन का ये प्रयास है कि क्राफ्ट्स के संरक्षण और उसे ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के अभियान में जुटे सभी आर्टिजन्स को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें। इसी कड़ी में पिछले वर्ष जून में 32 नए क्राफ्ट नोटिफाई किए गए थे। आज कुल मिलाकर रजिस्टर्ड क्राफ्ट की संख्या 60 हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ लगभग 3,80,000 रजिस्टर्ड आर्टिजन्स हैं जो हस्तशिल्प की महान परंपरा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और उसमें भी 76,000 हस्तशिल्प कलाकार पश्मीना से, 55,000 कारपेट वीविंग से जुड़े हैं। मैं जानता हूं कलाकारों की कृतियों का वास्तविक मूल्य ग्लोबल मार्केट में मिल रही कीमत से कहीं ज्यादा है। इसलिए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब ब्रांड पोजिशनिंग को निश्चित रूप से मजबूत करेगा और श्रीनगर की नई पहचान के द्वारा आर्टिजन्स इंटरनेशनल बायर्स के मार्केटिंग लिंकेज को और मजबूत बनाएगा। अभी तक 10 क्राफ्ट्स की जीआई टैगिंग हो चुकी है तथा 12 अन्य क्राफ्ट्स के जीआई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। सभी आर्टिजन्स के सामने एक बड़ी समस्या आर्थिक सहायता की रहती है। इस सहायता को सुनियोजित तरीके से उन तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयत्न हुए हैं और ये प्रयत्न भविष्य में और तेज होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना पर प्रशासन ने काफी बल दिया है। आप सबको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि 2020 में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जम्मू कश्मीर में मात्र 300 कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड थी। आज उनकी संख्या बढ़कर 5,682
300 to 5,682 हो गई। और अगर वृद्धि हम देखें तो 1800% की वृद्धि हुई। करीब 1239 सोसाइटीज ने पिछले वर्ष आर्थिक सहायता भी प्राप्त की। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स रैंकिंग में जम्मू कश्मीर जहां 2020 में 35वें स्थान पर था, 35th पोजीशन पर था, 2022 में हम 17वें स्थान पर 17th पोजीशन पर पहुंच गए। अगली बार जब और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी एक्स पर पोस्ट कर कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई दी। देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है। दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा कृषि बजट 4 गुना और रक्षा बजट 2 गुना तक बढ़ाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। जम्मू कश्मीर शिया तंजीम के सदर और JKPC के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी ने पाकिस्तान में शिया फिरके पर हो रहे तशद्दुद पर वजीर खारजा को खत लिखा है। उन्होंने वहां की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। इमरान रजा का कहना है कि पाकिस्तान में शिया फिरके पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनकी नस्लकुशी की जा रही है। जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और JKPC के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आपने विदेश मंत्रालय में जो ख़त लिखा है, किन बातों को लेकर ये ख़त आपने लिखा है? देखिए, मैंने जो ख़त लिखा है अपने जयशंकर जी के नाम पर, वो उन मज़लूमों के लिए लिखा है कि जो कि पाकिस्तान की बर्बरियत की वजह से कत्लेआम जो हो रहा है। मैंने ख़ास तौर पर इस बार पारा चिनार के बारे में लिखा है, क्योंकि पारा चिनार में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से जो कत्लेआम हो रहा है वो थम नहीं रहा है। और जो हमारे दोस्त और अहबाब वहाँ से जो हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो उनकी मिलिट्री है, वो उन दहशतगर्दों का पूरी तरह से उनको मदद कर रही है और हमारे को जो उन कत्लेआम हो रहा है उसको फैसिलिटेट जो है पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। ये अगर आप देखेंगे, अगर आप वहाँ के पिक्चर्स देखेंगे, दे आर बिहेडिंग पीपल, लोगों के सर काटे जा रहे हैं और उन सरों को बाद में उन सरों को दिखा कर जो माइनॉरिटी कमेटी है वहाँ, जो शिया माइनॉरिटी कमेटी है, उनको धमकाया जा रहा है कि हर एक आशा। हत्ता कि कहते हैं कि वो जो पूरा जो इलाका है पारा चिनार का, वो पूरा इन्हिसार में है इस वक्त, आर्मी के इन्हिसार में है। लेकिन अंदर जो तकफीरी लोग हैं, जो ISS के लोग हैं, जो सिपाही साहबा के लोग हैं, वो एम्यूनिशन और जो हेवी आर्टिलरी है उनसे इन शियों को अटैक कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि कूटनीतिक स्तर पर अगर बातचीत अगर हो इस सिलसिले में, तो कितना ये अहम भूमिका निभा सकती है? देखिए, हमारे मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बहुत अहमियत रखता है पूरे इस रीजन में, इस पूरे खत्ते में। हिंदुस्तान की एक अहम भूमिका है। ये हिंदुस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, और जब हम कोई बात करते हैं, जब हिंदुस्तान कोई बात करता है तो दुनिया उसको सुनती है। तो हमारा यही था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वो कम से कम जो उनका एम्बेसडर है उसको कॉल करके, फॉरेन ऑफिस में कॉल करके उसको होशदार देते थे कि क्या हो क्या रहा है, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका कत्लेआम क्यों हो रहा है। देखिए, हमारे भी यहाँ कश्मीर में या बाकी हिंदुस्तान में, देखिए, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो पहले एक मुल्क हुआ करता था, तो वहाँ भी रिश्तेदारी है, यहाँ भी रिश्तेदारी है, आपस में ब्लड रिलेशंस भी हैं। लेकिन ऐसा इस वक्त में 2024 में ये होना कि जब सबको पता है कि कोई भी इंसिडेंट जो अगर छोटे से छोटा भी इंसिडेंट हो जाएगा वो दुनिया देख लेती है, वहाँ तो बाज़ाब्ता तौर पर एक कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। और पाकिस्तान इज़ गेटिंग अवे विद इट। तो ऐसे में
इस पूरे मामले का हल आपकी नज़र में क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो हम पिछले देखिए ये 2011 से तकरीबन ही चल रहा है, नहीं 2007 से ये चल रहा है कि सिस्टमेटिक तौर पर माइनॉरिटीज़ को वहाँ मार रहे हैं। मुझे लगता है एक ही हल है। पाकिस्तान जो ये आपको पता है एक फैक्ट्री है टेररिज्म की। मुझे लगता है एक ही चीज़ है कि जहाँ जहाँ वहाँ माइनॉरिटीज़ है, ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, खुरम वहाँ का एरिया हो गया, जैसे पारा चनार वगैरह, मुझे लगता है जहाँ जब तक कि वहाँ यूनाइटेड नेशंस की पुलिस पीस कीपिंग फोर्स नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता है कि ये कत्लेआम बंद हो जाएगा। पाकिस्तान फेल हो चुका है, आर्मी बिक चुकी है, आर्मी मदद कर रही है एक पर्टिकुलर सेक्शन को। मुझे लगता है इस वक्त हिंदुस्तान को बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए और प्रेस करना चाहिए कि ये जो माइनॉरिटीज़ का कत्लेआम हो रहा है पाकिस्तान में, उसको रोकने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ इमरान रज़ा अंसारी। फिरोज़ के साथ में काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि अमन के दुश्मन नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हों। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं और बीजेपी असेंबली इंतखाबात की तैयारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मीटिंगें कर रही है। सारी दुनिया ने देखा कि इस बार जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शंस में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर ने भी पार्लिमानी इलेक्शन में वोटिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जब अमन, शांति, खुशहाली के साथ जम्मू कश्मीर रहता है, कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली हो। कुछ ताकतें हैं जो ये कोशिश करती हैं कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया जाए, बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाए। पिछले 35-40 सालों में बड़े जुल्म और सितम, तशद्दुद जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखे हैं। अब ये जुल्म और सितम हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं। हम सबको मिलकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सबको मिलकर अमन में खलल डालने वालों से हमको जो है वो सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी M.K. शर्मा की मौजूदगी में मुंसिफ कोर्ट RS पुरा की विरासती इमारत का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद चीफ जस्टिस ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और बार एसोसिएशन RS पुरा के अरकान से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को अदालत के अहाते में पानी की निकासी के इंतजाम के साथ साथ अदालत के अहाते में टाइल्स लगाने के काम के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि एक नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर की तजवीज़ पहले ही ज़ेर गौर है, जिसमें 2 से ज़्यादा अदालतों को एडजस्ट करने के मुस्तक़बिल के मंसूबे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जम्मू संजय परिहार ने कहा कि मुंसिफ कोर्ट RS पुरा 1905 में वजूद में आई थी। कोर्ट की बिल्डिंग है, दिस इज़ ऑफ 1905 मुंसिफ कोर्ट RS पुरा। ये ओल्डेस्ट कोर्ट हमारे कम्प्लेक्स में है और इट इज़ हेरिटेज बिल्डिंग। आप इमेजिन करें 1905 में यहाँ पे इंग्लिश जज भी बैठते थे और इसकी जुरिसडिक्शन अप टू सियालकोट थी। उसके बाद पार्टीशन के बाद सिचुएशन चेंज होगी। इसको हमने प्रपोज़ किया था कि इसका हेरिटेज कम्प्लेक्स बनाया जाए। इसका जो ग्रैन्यूअर है वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाई जाएंगी। जैसी कि बिल्डिंग है वैसी रही, इसको वैसे मेंटेन किया गया। इसमें जो मटेरियल लगा है वो जैसे प्रेसिडेंट हाउस में जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल इस कोर्ट में लगा है। उसी मटेरियल को फिर दोबारा रिकास्ट करके इसको रीडिज़ाइन किया गया है ताकि आउटर लुक वैसे का वैसा रहे। और आज ऑनरेबल जस्टिस ताशी रबस्तान जो हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, डेडिकेटेड टू दी लिटिगेंट्स टू द बार, और ताकि मुंसिफ कोर्ट पिछले 1 साल से मेकशिफ्ट कोर्ट में काम कर रहे थे, अब यहाँ पे कोर्ट में शिफ्ट करेंगे। हमारा ये भी लॉर्डशिप का ये प्रपोजल है कि RS पुरा के लिए सेपरेट एक कोर्ट बिल्डिंग बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे लिटिगेंट्स के लिए।
और हर साल मानसून सब्जियों की आपूर्ति पर असर डालता है, लेकिन इस साल की सब्जियों की आपूर्ति ने बाजार का नजारा ही बदल दिया है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग अब सब्जियां खरीदने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों का मानना है कि घटती आपूर्ति और बढ़ती मांग की वजह से बाजार में कीमतों में तेजी आई है और कश्मीर और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में सूखे की स्थिति के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। टमाटर तो वैसे भगवान की दया से चढ़ा हुआ आसमान पे, लहसन उससे भी ऊपर भागा हुआ है। प्याज की बात ही छोड़ दो, खाना छोड़ देंगे लोग पकड़ के, और क्या करें बताओ। आप भी कौन सी सब्जी लोगे, बच्चों के लिए लोगे कुछ? पहले याद में जेब में डाल के आओगे, भी सब्जी लेके जाओगे, वो भी 2 दिन की। पहले 500 की सब्जी 6 दिन की निकलती थी, क्या करोगे बताओ। सब्जी तो महंगी है, अभी देखो प्याज 200 रुपये जा रहा है मंडी में, फिर हमें कैसे देंगे कोई पता नहीं। अभी यहाँ से प्याज पता किया है 200 रुपये कह रहे हैं, 190 दे दूंगा आपको, ये मंडी के भाव हैं। आगे जो बाकी बेचते हैं सब्जी वाले वो तो उससे और बढ़ा के ही बेचेंगे, तो इसलिए महंगी तो सब्जी है ही है, सस्ता कुछ नहीं है। मुश्किल ही है गरीब के लिए, दिहाड़ी वाले के लिए, और क्या सबके लिए मुश्किल ही है, और क्या बोल सकते हैं। सब्जी थोड़े सस्ती करें। सब्जी भी खराब है, एक तो मौसम की वजह से है, इसमें व्यापारी का भी क्या कसूर है बेचारे का। तो जब चीज़ सामान ठीक नहीं होगा तो फिर आगे घर ले जाओगे, आप मंडी चल के आते हो, स्पेशली गाड़ी लेके खर्चा करके आते हो, तो मंडी में आपको अच्छा सामान नहीं मिला तो फिर क्या फ़ायदा है। तो बहरहाल हमें आना पड़ता है, मजबूरी है। तो सब्ज़ी वगैरह जो है ना, ये सेटिस्फैक्ट्री रेट भी आई है और चीज़ भी अच्छी नहीं है। जहाँ जो सब्जी आती है बाहर से आ रही है, लोग बोलते हैं बाहर बोलोगे सब्जी महंगी है, महंगी है। महंगी तो इसलिए सर बाहर से आ रही है, अगर रास्ते में 2-3 रहे तो सड़ जाती है, तो इधर कम पहुँचती है, तो इसीलिए महंगी हो जाती है। जहाँ की लोकल सब्जी के बारे में कहो तो यहाँ की भिंडी है, बैंगन है, ये लोकल है, जहाँ बहुत काफ़ी मिकदार में, जहाँ ये बहुत मंदा है। तो बाकी की सब्जी जो भी बाहर आ रही है सब महंगी है सर। आपको इससे पता है श्रीनगर में भी ड्रॉट चल रहा है, और हमारे जो अपने इलाके यहाँ पे बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से भी सप्लाई नहीं आ रही, और इसी की वजह से क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से रेट जो है चढ़ गए हैं। और एक और भी फैक्टर इसमें, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने से सब्जियों में जो बीमारी है, कीड़ा है, उसका भी ज़्यादा लग चुका है और उसकी वजह से प्रोडक्शन डाउन है। तो ये सारे कारण मिलजुल के सब्जी की जो प्रोडक्शन है और उसकी सप्लाई में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा ही है। जम्मू के बाज़ारों की अगर बात करें, सब्ज़ी मंडियों की अगर बात करेंगे, यहाँ सब्ज़ी काफ़ी महंगी बिक रही है, क्योंकि बाहर से जो सब्ज़ी आती है वो काफ़ी महंगी यहाँ पे ये जो दुकानदार है या मंडी में जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं उन्हें काफ़ी महंगी मिलती है। और उनका ये कहना है यहाँ जो जम्मू की लोकल सब्ज़ियाँ हैं वो बरसात के मौसम में कम कल्टिवेट की जाती हैं, क्योंकि जब बरसात होती है तो आम तौर पे जब ज़्यादा बारिशें होती हैं उसमें भी सब्ज़ियां ख़राब होती हैं, और इस कदर ये जो सब्ज़ियां हैं लोकल सब्ज़ियां जम्मू में कम आती हैं यहाँ मंडियों में बिकने के लिए। और अगर बाहर की सब्ज़ी की बात करेंगे वो काफ़ी मिकदार में आती तो हैं, लेकिन सड़ी गली आती हैं, और जो लोगों का कहना है इसी कारण ये जो यहाँ पे मंडी में सब्ज़ी बेचने वाले हैं काफ़ी महंगे दामों में सब्ज़ी बेच रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुलवामा की जानिब से मुनक़िद किए गए सूबाई सतह कबड्डी मुकाबले का फाइनल मैच कुलगाम जिले ने अपने नाम कर लिया। सूबाई सतह के इस कबड्डी मुकाबले का फाइनल मैच पहली मरतबा पुलवामा में रात को फ्लड लाइट्स में खेला गया। इस सूबाई सतह के मुकाबले में कश्मीर के 10 अजला की कबड्डी टीमों ने शिरकत की थी, जो कि 6 रोज तक पुलवामा में जारी रहा। ताहम फाइनल मुकाबले में कुलगाम जिले ने बारामूला को हराया। खिलाड़ियों ने महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से इस मुकाबले के इनेकाद के लिए शुक्रिया अदा किया। ने हमें तैयार किया, ट्रेन किया है, फिर हम यहाँ पे टूर्नामेंट खेलने के लिए आया है। उन्होंने हमें बहुत सालों से तैयार किया है, फिर हमने नेशनल खेले, फिर आगे भी हम खेले। हम क्या कहना चाहते हैं यही कि ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए आगे भी, कि ताकि बच्चे ड्रग्स की तरफ न जाए। जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है, इंशाल्लाह वो भी जल्द अप्रूव होने वाला है। उसमें पुलवामा के जो सीनियर यूथ्स हैं उनका हम जो है नाइट कबड्डी और उसके साथ जैसे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इस तरह और भी काफी जो इवेंट जो है हमारे प्लान में है। इंशाल्लाह वो भी आए दिनों जो है यहाँ की आवाम को, यहाँ के जो स्पोर्ट्स लवर हैं उनको देखने को मिलेगा। किस तरह का पार्टिसिपेशन रहा है प्लेयर्स? यहाँ हमारे ऑल एज बॉयज ग्रुप था ये, और इसमें तमाम जो है अपने कश्मीर डिवीजन के
तमाम 10 के 10 अजला ने फुल पार्टिसिपेशन की है। तो एक्सपेक्ट रहेगा कि मजीद इस तरह के होंगे। इंशाल्लाह 5-7 गेमें जो है हमें डिपार्टमेंट ने असाइन की हुई है, उसमें हॉकी भी है, सॉफ्ट बॉल है, नेट बॉल है, हॉकी बॉयज या कबड्डी जो है गर्ल्स ऑल एज हमें दी हुई है। तो ये आने वाले 1-2 महीनों में ये भी हमें ऑर्गेनाइज करने को मिल रही है। तो एक अच्छा स्पोर्ट्स कल्चर जो है पुलवामा में देखने को मिलेगा। और मेंढर के इलाका सगरेड मोड़ में टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। ताहम किसी के भी जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। पुलिस जराये ने बताया कि मेंढर के सगरेड मोड़ में टाटा मोबाइल गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और मोड़ से नीचे नाले में जाकर गिरी। ताहम गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी अफराद जख्मी नहीं हुआ है। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।